न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन चैन से भरा ये वतन चाहिए, जब तक जीऊं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो सिर्फ तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का दिनांक है 23 जनवरी 2022। 23 जनवरी 1897 को, ठीक है, उड़ीसा की कटक में धरती पर जन्मने वाले अपने वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन पर आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हो, जहां भी हो, जहां भी विलीन हो, उनको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ऐसे वीर क्रांतिकारी की वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा योगदान किए हैं भारत को आजादी कराने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। अगर मैं जन्म की बात कर लूं वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का, तो जन्म हुआ था उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी 1897 को हो गया था उनका जन्म। गुरु, वहीं हम बात करें गुरु कौन थे उनके, तो गुरु थे कौन, चित्तरंजन दास जी है, ठीक है। अब माता की बात कर लीजिए थोड़ा। माता का नाम था प्रभावती दत्त, पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, और वहीं पत्नी का नाम था बसंती देवी, जो जर्मनी थी वो, ठीक है। आगे वीडियो हम पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी इनके क्रांतिकारी कदम के बारे में डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। इनकी जो क्रांतिकारी, जो 1800 जन्म हुआ था, 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हुआ था ताइवान में विमान दुर्घटना के तहत, ठीक है। तो उनके बीच में पूरा जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितने इनके क्रांतिकारी कदम थे और व्यक्तिगत जीवन परिचय थे, ये पूरा समझ लेंगे, ठीक है। देखिएगा, आईसीएस का एग्जाम होता था 1920 में, इन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया था। आईसीएस में आपको बता दूं, अभी के टाइम में आईएएस बोलते हैं। जो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो उस टाइम का था इंडियन सिविल सर्विस। तो इन्होंने, मैं आपको बता दूं, पूरा शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईसीएस की एग्जाम 1920 में क्लियर करते हैं। वहां उधर तो इंग्लैंड में 1920 में एग्जाम क्लियर कर दे, ठीक 1920 में ही इधर भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था एक असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का साथ देने के लिए इंग्लैंड से वापस आते हैं, अपना आईसीएस जो आईएएस बोलते हैं उसका एग्जाम छोड़ के, एग्जाम क्लियर करके, मतलब समझ जाओ आप हो गए होंगे वो। उसके पश्चात 1921 में आगे रिजाइन देते हैं वहां से, आईएएस की नौकरी से, आप समझ जाओ, आईएएस की नौकरी से वो रिजाइन देते हैं और भारत में आके असहयोग आंदोलन का सहयोग करते हैं। कुछ टाइम बाद असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। गांधी जी में कुछ नाराज भी होते हैं अब सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन तो खैर बात नहीं है, हमारे इधर चलते हैं। अब उसके बाद से जो कांग्रेस अधिवेशन का 2 अध्यक्षता संभाली थी उन्होंने, 11 गुजरात के हरिपुरा में 1938 में, गुजरात के हरिपुरा जगह है, वहां पे 1938 में उन्होंने एक अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और वही मध्य प्रदेश में देखी, इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने त्रिपुरी एक जगह है, वहां पे ठीक 1 साल बाद 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभालते हैं। लेकिन वहां ये होता है, 1939 का डेट है, आपको लगभग मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था। महात्मा गांधी जी ने ये बोला कि आप गरम दल के थोड़े हो, नेता हो, आपको 19 मतलब कांग्रेस अधिवेशन में आप अध्यक्षता न संभाले तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अपना सुभाष चंद्र बोस जी इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हो। उन्होंने इग्नोर करने के बाद भी अपना गांधी जी क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं, सपोर्ट करते हैं फुल किसका, पट्टाभी सीतारमैया जी को। पट्टाभी सीतारमैया की इसमें क्या होती है, जब चुनाव हार होती है, अपना नेता सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता है, विजयी होता है। विजयी होने के पश्चात भी कुछ दिन काम करने के बाद फिर से गांधी जी मना करते हैं कि आप न करो, आप इस पद को छोड़ दो। लेकिन फिर भी कुछ विचार करने के बाद से अपना गांधी जी ने विचार अपना छोड़ देते हैं पद को खाली करने के बाद। तो गांधी जी फिर से बुलाते हैं पट्टाभी सीतारमैया को, आज भाई खाली है पोस्ट, ले जाओ। तो भाई कहाँ, वो अब पूरी तरह हारे थे, काफ़ी ज़्यादा जनता उनके पक्ष में थी, सुभाष चंद्र बोस जी के पक्ष में। तो अपना उसके जगह पर फिर से कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, बिहार के थे वो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था, उनको बनाया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरा में। तो यानी कि पहले अध्यक्षता वही संभाले थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाद में पट्टाभी सीतारमैया हार के बाद कौन संभालते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ 1939 में। अब यही हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक के, वहां आने के बाद यहाँ तो त्याग पत्र दे दिए उन्होंने। त्याग पत्र देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, उसी टाइम में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक में थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ग्राफ से पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राफ से थोड़ा और डिटेल समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा 2 मिनट टाइम लगेगा, ये 2 सेकंड। ये हो गया इंडिया, ठीक, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये थोड़ा यार, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गलती होगा थोड़ा। ये अपना इंडिया है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, वहाँ पे
ये गुजरात में तो 1938 में किए, गुजरात के 1938 में, गुजरात के हरिपुरा में 1938, ठीक 1938 में अपना गुजरात के हरिपुरा में अध्यक्षता संभाले थे। उसके बाद ये जगह है मध्य प्रदेश यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश में 1939, ठीक है। 1939 में आपको बता दिया पिटारमैया की हार होती है, उसके बाद से क्या बनते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा अपना कांग्रेस की अध्यक्षता संभालते हैं। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कर दिया। तब उसके बाद से ये अब क्या करते हैं, अब तो अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी, उसे त्याग पद दे दी, उसे कोई मतलब नहीं है। अब अपना देखिए, देश आजाद कराने में दो लोग का, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल भी और गरम दल, उनका भी ये जो 24 कैरेट सोना बोलते हैं, 24 कैरेट नरम दल थे गांधी जी, और 24 कैरेट गरम दल थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों में लगभग ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों में पड़ता नहीं था, बस ये है कि दोनों का अलग अलग क्या था, क्षेत्र था, वो अलग अलग विचार थे। कोई कहता भाई आज़ादी लड़के ले, मतलब छीन के कभी आज़ादी मांगने से नहीं मिला, क्या करता, लड़के लेना पड़ता है, तो सही बात है लगभग लोग। और क्या होता, इनका क्या होता भाई, अगर नरम दल का ये कहना था भाई अगर आप लड़के लोगे, क्या पता कहीं आपको कुछ हो जाए, तो सब जितने पब्लिक सब आपकी तरह नहीं है जो कि आपकी तरह लड़ सके और अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो उनका भी कहना सही था। कुल मिला के क्या होता, ये था अलग अलग, गांधी जी का विचार कुछ अलग था, उनका अपना सुभाष चंद्र बोस जी का विचार कुछ अलग था। तो उन्होंने क्या करते थे, बात टॉपिक करते हैं, मध्य प्रदेश 1939 वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना करने के बाद अब वो चलते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार के, मैंने यहाँ दिखाया है, तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है। अंडमान निकोबार आने से पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पे जब शहीद एवं स्वराज अंडमान निकोबार की जो स्थापना वो किए थे, शहीद एवं स्वराज पे नाम रखे थे, क्यों रखे थे, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ से जब ये गए थे, इस टाइम ध्रुवीय राष्ट्र थे, जब द्वितीय विश्व चल रहा था, ध्रुवीय राष्ट्र में यहाँ था जर्मनी, यहाँ जर्मनी था, और यहाँ पर ठीक इसके बगल में इटली, ठीक, जर्मनी, इटली, और यहाँ था जापान, यहाँ जापान। ये तीनों देश, ये तीनों कंट्री क्या थे, आपस में एक ध्रुवीय राष्ट्र थे, एक तरफ से थे, बाकी अमेरिका वगैरह, रसिया से ये सभी अलग थे। मैं आपको बता दूं, इधर जब ये गए थे यहाँ से अपना द्वितीय विश्व युद्ध में, आपको बता दूं अंग्रेज भारत के द्वारा कितना, इंग्लैंड लड़ने के लिए जर्मनी के खिलाफ 3 लाख सेना ले गए थे, ठीक है, 3 लाख सेना ले गए थे भारत की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में भी गए थे, तो लेकिन दूसरे युद्ध में भी 3 लाख सेनाएं कम नहीं होता, 3 लाख सेना ले गए थे। अब 3 लाख सेना मतलब 60,000 तो कौन सा इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गए थे ना, भारतीय थी, 60,000 तो अपना जर्मनी ने अटैक कर दिया था। जर्मनी में आपको बता दूं हिटलर जो था, एडोल्फ, पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, उतना वो नाम ही इतना बड़ा है, वो समझो आप बहुत खतरनाक था उस टाइम का। इस टाइम जो अपना दक्षिण कोरिया किम जोंग हो रहे हैं, उनका बड़े पापा था वो हिटलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक अपना वो शासक उस टाइम का था हिटलर। वो अपनी एक खिड़की अपना रूम बनवाया था वैसा, वो बिल्कुल उसमें खिड़की में क्या होता है, एकदम शीशा वाला जो कांच वाला होता है ना, जो आर पार दिखता, ऐसे खिड़की बनवाता था पूरी चारों तरफ पारदर्शी वाला, और उसके अंदर जहरीले विषैली गैस छोड़ देता था उसमें, ये अपना हो। तो जितने भी अदर वाले कंट्री को उनको मारते हैं पीछे। भारतीय जब इंग्लैंड की तरफ से भारतीय गए तो उन्हें क्या मतलब, भारतीय हो या कुछ भी हो, तो भाई उसके दुश्मनी हुए, फिर उसके भी ऐसे ही डाल देते मरने के लिए। अब कितनी बुरी मौत मरा होगा आप समझ सकते हो। 60 सैनिकों को पकड़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ से गए थे, यहाँ से जर्मनी गए थे, ठीक है, जर्मनी में गए थे, बोले थे भाई एडोल्फ हिटलर से कि आप मुझे मतलब भारतीय सेना को आप मुझे वापस कर दो, मैं इनके तैयार करने के पश्चात आपके मतलब आपके पक्ष से मैं क्या इंग्लैंड को क्या होगा लड़ाऊंगा। इंग्लैंड को लड़ाएंगे, अंग्रेज को उन्हें भी जरूरत थी क्योंकि भारत पे आक्रमण कर रहे थे और जर्मनी से बाकी लड़ाई हो ही रहा था। उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने यहाँ से ये सोचा। अब जर्मनी जल्दी हिटलर जल्दी देता नहीं था भाई, इतना खतरनाक शासक कैसे देगा, क्रूर शासक था। जल्दी ने काफ़ी ज़्यादा साहस दिलाया इधर उधर कि भाई ऐसे करेंगे हम तो आपके पीछे लड़ाई करवाएंगे आपके पक्ष से, ऐसे करके। तब इन्होंने बोले आपके सैनिक, एडोल्फ हिटलर ने बोला आपके सैनिक इतने मजबूत नहीं हैं जो कि इनके दौरान अभी तो आए हैं हमारे पास लड़ने, अब अंग्रेज की तरफ से लड़ने। तो उन्होंने बोला तब क्या करें, तब इन्होंने क्या करता है, इनके सपोर्ट से ये इसके रास्ते से अपना यहाँ ये जापान पड़ता है, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ आपको, ये है जापान। जापान भेजते हैं यहाँ पे। जापान में आपको बता दिया था जर्मनी इटली जापान सब एक ही थे उस टाइम। तो जापान में वहाँ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये अपना 60,000 सैनिकों वगैरह को लेके छुड़ा के अपना सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ है जापान पे। जापान पे उनको क्या होता है, ट्रेनिंग उन्हीं का थोड़ा कुछ जोड़ा बहुत जिया होता है, ड्रिल वगैरह का, वहाँ ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसके बाद से यही मैं बोल रहा था, जो अंग्रेजों द्वारा पहले जीता हुआ था का अंडमान और निकोबार, लेकिन ये जब जापान ने अटैक करके अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया तो ये हो गया जापान का।
तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे शरण दिया, रहने के लिए वहाँ पे एक शरण की तरफ से गिफ्ट में दे दिया। ये अंडमान निकोबार गिफ्ट में मिला हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, गिफ्ट में दे दिया अपना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को। तीनों ने ही यहाँ नाम रखा था क्या, शहीद एवं स्वराज द्वीप। यही क्वेश्चन आता, शहीद एवं स्वराज द्वीप किसका नाम रखे थे, कौन, तो अंडमान निकोबार का नाम रखे शहीद एवं स्वराज द्वीप, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका नाम रखे थे शहीद एवं स्वराज द्वीप। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसके बाद आजाद हिंद सागर, ठीक है, अब आजाद हिंद सागर से बात कर ले, यहाँ पे है सिंगापुर, ठीक है, यहाँ सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पे था, यहाँ नहीं था, यहाँ ये है सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंगापुर में अपना वहां से जाके धीरे से अंडमान निकोबार के पास से सिंगापुर गए। सिंगापुर में ही उन्होंने क्या होता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और राष्ट्रपिता जो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो था उसके के द्वारा उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपना क्या था, संबोधित किए गए थे कि मुझे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इस देश के मतलब वो लड़ाई में क्या हुआ, जरूरत है। तो राष्ट्रपिता वही आती है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। कहाँ से दिया था, सिंगापुर से दिया था, ठीक है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहाँ से बोलते हो, सिंगापुर से ही बोलते हैं, ठीक है। ये आज़ाद हिंद सरकार किया, वहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन कर लिया। आज़ाद हिंद सरकार का मतलब ये होता है, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये आज से मेरा सरकार है, हम लोग यहाँ के राजा रहेंगे। धीरे धीरे भारत में पहुंचे, जो अंग्रेज गुलाम कर रहे थे, धीरे धीरे बोले आज से हम भाई हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, हमारा देश आज़ाद है, वो खुद के हम मालिक हैं। अब हम धीरे धीरे भारत के रास्ते में पहुंचेंगे, उनके भी आज़ाद करेंगे, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं। पहले अपना स्वतंत्र घोषित कर लिया। आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में, तुम मुझे खून दो सिंगापुर में, ठीक है, और राष्ट्रपिता की उपाधि सिंगापुर में, ठीक है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं, सिंगापुर की बात कर लेते हैं तब। तो उसके बाद से अपना आज़ाद तुम मुझे खून दो में उतनी ज़्यादा वो क्या करते, सैनिकों तो अभी कमज़ोर थे भाई, ऊपर से आए थे जर्मनी वगैरह से, तो उनको इतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपना मोटिवेट करते हैं सैनिकों को। उसमें वही करते हैं, तुम मुझे खून दो में उससे पहले लाइन बोलते हैं, वह खून कहीं किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, वो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। किसने बोला, उसी सिंगापुर में। और तेरी के पूरी सैनिक हाहाकार मच गई, पूरी बोला भारत माता की जय, जय हिंद। और जय हिंद भी किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस जी, जो आज हम बोलते हैं पूरी जय हिंद। मैं वीडियो बनाने से पहले भी बोलता हूँ जय हिंद, पूरी सेनाएं हमारी बोलती हैं जय हिंद, ठीक है। ये सब क्या हो, सुभाष चंद्र बोस जी का। कितनी खतरनाक समझ सकते हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, वह परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। ऐसी ऐसी उबाल सेनापति सही में कहा जाता है। किसी भी सैनिक किसी भी फौज का ना सेनापति खतरनाक होने, जब सेनापति खतरनाक हो तो सोल्डर तो ऐसे ही खतरनाक हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सिंगापुर में आज़ाद हिंद सागर का सरकार की अपना क्या करती है, और ना खुद को अपना राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा भी बोलते हैं। और बर्मा में यहाँ से उनके बाद से धीरे धीरे ना, मार्ग चेंज कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से सिंगापुर यहाँ हो गया, यहाँ से बर्मा में यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ बर्मा जो होते अभी के टाइम में म्यांमार है, उस टाइम का था नाम था बर्मा में आज़ाद हिंद फौज पहले से थी, ठीक है। आपको पता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1900 के इसमें संभाले थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मैं आपको बता दूं आज़ाद हिंद फौज बर्मा में पहले से थी, यानी कि पहले से ही वहाँ फौज भारतीय फौज रहते थे, लेकिन वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं थे। देश के आज़ादी प्रति में जैसे ड्रिल वगैरह, मार्च वगैरह पेश करना, पीटी करना, ये सुबह मॉर्निंग परेड करना, ये सब, ठीक है, ये सब उनके पास डिसिप्लिन नाम का एक मतलब बढ़िया सटीक तरीका नहीं था, ठीक है। फौज जो बोलते हैं उससे फौज तरीका नहीं था, रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद से बर्मा में आज़ाद हिंद फौज पहले से थी। तो बर्मा के म्यांमार में आने के बाद ये उन्होंने धीरे से क्या बोलते हैं, आगे फिर से बर्मा म्यांमार तो पहले से फौज थी, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का वहीं से गठन हो जाता है। जैसे कि उसी में कौन थे, वो कैप्टन मोहन सिंह जी थे, उन्होंने विचार थी आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन मोहन सिंह जी थे, पहले के सुभाष चंद्र बोस जी से पहले। देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे 1942 में संभाले कमांड, लेकिन उनसे पहले विचार आया कि भाई आज़ाद हिंद फौज के एक बढ़िया डिसिप्लिन सुव्यवस्थित था गठन की जाए। जो कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह कैप्टन मोहन सिंह, उनके आइडिया में विचार आया, उन्होंने मतलब उनकी दिमाग की एक उपज थी क्या,
आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, बनाने का। तो विचार आया किनको? कैप्टन मोहन सिंह जी को, ठीक है। और वही हम बात करें संस्थापक रास बिहारी बोस, उन्होंने क्या करते एकदम इस्टेब्लिश कर दिया, स्थापना मतलब संस्थापक हो गए उनके, रास बिहारी बोस जी का। देखिएगा रास बिहारी बोस चूंकि एक्चुअली में बात हो 70 साल के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे यार। आप ही सोचे किसी भी सेना का अगर सेनापति कमजोर हो, बूढ़ा, मतलब उतना मतलब जोशीला होना चाहिए यार, अगर जोशीला ना हो तो सेना ऐसे ही कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो सेना में वही ना, बिल्कुल जोश रंग भरने वाला एकदम खतरनाक ऐसी होनी चाहिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे नारी, ऐसे खूब खतरनाक वाला एकदम, ठीक है। तब देखना ऐसी सेना एकदम तैयार हो, जैसे ये बोले थे वो खून कहो किस मतलब कि जिसमें उबाल का नाम नहीं, बात तेरी इतना ही में सारे जग जाएंगे फिर, ये था सीन। तो सुभाष रास बिहारी बोस क्या था, 70 साल के बूढ़े कमजोर हो गए थे वो। तो उनके धीरे धीरे हटने के बाद से अपने आते हैं 1942 में सुभाष चंद्र बोस, ये संभालते हैं यहाँ पर, कमांडर बनते हैं यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का। तो ये होता है आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किए थे, आज़ाद हिंद फौज के कमांडर संभाले थे 1942 में, ये था अपना। उसके बाद से उन्होंने क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको बताया था बर्मा म्यांमार में अपना पूरी गठन आज़ाद हिंद फौज का सब कुछ हो गया। इसके बाद से धीरे से आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है मणिपुर का इम्फाल। मणिपुर एक जगह है, वहाँ इसको हम क्या बोलते थे, मणिपुर। दिल्ली चलो, मणिपुर के इम्फाल में, यहाँ इम्फाल लिख दे रहा हूँ मैं यार, ठंडी में चल नहीं रहा है, मणिपुर के इम्फाल में, ठीक। ये अभी जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का यही क्वेश्चन आता है, दिल्ली चलो का नारा कहाँ से बोलते हैं, तो मणिपुर के इम्फाल से, ठीक है। और यही मैं बात करूँ जापान, तो देखिए जब मणिपुर के इम्फाल में यहाँ जाते हैं तो इसके बाद अभी धीरे धीरे अब इसी के रास्ते कहाँ पे, दिल्ली पे आते हैं, इसी के रास्ते ऐसे बढ़ के यहाँ पे दिल्ली आते हैं लोग। दिल्ली धीरे से आके अपना उस कुछ प्रक्रिया वगैरह शासन का क्या हो, लड़ने की प्रक्रिया, भाई यहीं से तैयार पूरी फौज जा रही थी इधर से, आपको ये देख रहे हो आप, पूरा अंडमान निकोबार सिंगापुर से अपना बर्मा म्यांमार के बाद से अपना मणिपुर के इम्फाल में, यहाँ 100 धीरे से आगे दिल्ली सैनिक जाते हैं, पूरी फौज जाती। इससे पहले आ गया टाइम जापान इनका सपोर्ट कर रहा था, क्लियर है ये पूरा करके। तो उसी टाइम के 6 अगस्त अमेरिका ने बम गिरा दिया जापान पे, 6 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में। और 9 अगस्त को भी, 6 अगस्त को एक बम गिरा दिया, फिर से 3 दिन बाद उसको 9 अगस्त को 1945 में गिरा दिया। अब इधर से रास्ते में जा रहे तब इन्हें जाना था कहाँ, अब सीधे डायरेक्ट गए जर्मनी तो ऐसी कहानी खत्म हो रहा था धीरे धीरे, रसिया उनको कहानी बम गोलबारी करके कहानी खत्म कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी कहानी खत्म हो गई थी, जापान पे बम ही गिर गया था। और इटली का राजा एक था डोमिनी मुसोलिनी, इटली को उसके खुद इटली को वहीं के राजा ने तमेचे मार के उसे ऐसी फांसी दे दिया चौराहे पे, पूरी चौराहे पे फांसी दे दिया डोमिनी मुसोलिनी को, ठीक है। वहीं के राजा, वो राजा था, वहीं के जनता ही ने उसे फांसी दे सीधा चौराहे पे, अब समझ सकते हो। तो इटली की दशा ही खराब हो गया था और जर्मनी पूरी रसिया ने खत्म धो डाला और जापान पे अमेरिका ने बम ही गिरा दिया, तो कहानी खत्म। अब सुभाष चंद्र बोस जी भैया वहाँ से गए जापान में से, फिर जापान से ताइवान के रास्ते आ रहे थे। तो ये है 9 अगस्त, 9 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को फार्मूसा, जो पहले का नाम था फार्मूसा, अभी का नाम है ताइवान विमान दुर्घटना के कारण, ध्यान दीजिएगा, विमान दुर्घटना में उनकी क्या होता है, मृत्यु होती है। लेकिन कई लोगों का डाउट होता है कि वो छुप के रह गए, अरे यार छिप के कहाँ रहने वाले हैं, वो इतना खतरनाक जोशीला क्रांतिकारी छुप के कभी रह सकते हो, ठीक है। तो ये विवाद है, आज भी बहुत ज़्यादा विवाद है इसमें। तो विमान के, लेकिन जापान ने कब घोषित किया, 22 अगस्त को, ठीक है। वो बोला कि 22 अगस्त को उनका मृत्यु हो गया था, लेकिन ये 18 अगस्त अधिकारिक ऑफिशियल नंबर है, 18 अगस्त 1945 को फार्मूसा, जो ताइवान अभी के टाइम में बोलते हैं, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। आज़ाद हिंद फौज पे उनके पास मृत्यु होने के बाद से सेनाएं में काफ़ी ज़्यादा अपना मनोबल डाउन हो जाता है, मोटिवेट पूरा जितना होता है डाउन हो जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज पे जो भाई सैनिक थे उन पे मुकदमा करते हैं सब, अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज मुकदमा कर देते हैं, आपने विरोध ज़्यादा क्रांतिकारी के बीच में ऐसे वैसे फलाने के चक्कर में गए थे, ठीक है। अब तो मरे गए, अब बेचारा यहाँ दिल्ली, बेचारा यहाँ फंस गए मणिपुर के इम्फाल में। यहीं से तो बोले थे लोग दिल्ली चलो, दिल्ली जाने वाले थे तब तक क्या उधर जापान में बम गिर गया, जर्मनी उधर सपोर्ट लेने वाले थे, जर्मनी ऐसे ही खत्म हो गया। अब दिल्ली जाने वाले सारी सेनाएं यहाँ घिर गई, पकड़े गए सारे सेनाएं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा हो गया, कहाँ, लाल किला। क्वेश्चन यही आ जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज पे सेनाओं पे कहाँ मुकदमा की गई थी, तो दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा हुआ था। और उसके तरफ से पैरवी, जो हमारे सैनिक की तरफ से पैरवी करने वाले वकील कौन थे, उनके नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, काटजू, और ये क्या थे, ये वकील थे, उसकी तरफ पैरवी करने वाले। उस टाइम का
वायसराय था, उसने क्या कहता है वो माफ़ करना पड़ा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिए थे, योगदान था इन लोगों का वकालत करने में। ये पंडित जो वकील थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा उनको बचाने में, सैनिकों में। तो वायसराय को राष्ट्रपति बोलते थे। तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, अपना राष्ट्रपति लिन लिथुको वगैरह, मिंटो उंडो सब आए उसी टाइम। तो राष्ट्रपति माफ़ करते थे सजा। तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की पूरी कहानी समाप्त होती है। तो धीरे धीरे उनकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सैनिक के जितने टुकड़े उगरे थे धीरे धीरे खत्म हो जाते, बढ़ जाते। यार जब बात है, जब सेना ही का सेनापति, वही बार बार मैं कह रहा हूँ, जो सेना का सेनापति जब नहीं रहे, या फिर आज भी होते हैं, बाहुबली मूवी देखे वो कटापा वो वाला, उड़िया का भूमड़ा उम्ब आ कू ऐसे पता ना कैसे कैसे बोलता है, उसे मार के लटका देते हैं, सारे सैनिक ऑटोमेटिक भग जाते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप। ये होता है जब सेनापति ही कमजोर हो गया, उसकी मृत्यु होगी वीरवार दुर्घटना में, तो भाई सेना धीरे धीरे टूट गई। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा सुभाष चंद्र बोस जी का, अपनी मतलब लास्ट अंतिम मरते तक उन्हें स्ट्रगल की किसने, भारत को बचाने के क्षेत्र, भारत की आज़ादी जल्दी दिलाने के क्षेत्र में। ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897। गुरु की बात कर ले हम, चित्तरंजन दास जी थे। माता की बात कर ले हम, तो प्रभावती दत्त थी, और पिता के जानकीनाथ बोस। ठीक है, और यही बात कर ले पत्नी की, तो बसंती देवी थी। ठीक है, पत्नी का नाम था बसंती, जो जर्मन थी, और आईसीएस की एग्जाम उन्होंने बीट किया था 1920 में। 1921 में उन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि भारत में असहयोग आंदोलन चल रहे थे, इसके कारण। ठीक, गुजरात में हरिपुरा जगह था, वहां पे 1938 में उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी पहला। उसके बाद से मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी जगह है, वहां पे 1939 में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अध्यक्षता संभाली। कि गांधी जी का कहने के पश्चात उन्होंने क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र कुछ टाइम सोच समझने के बाद त्यागपत्र छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके जगह बैठाए जाते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पटाभी सीतारामैया को चुनाव में, और सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में। सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है, पटाभी सीतारामैया हार जाते हैं, पद को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से उनके जगह पे फिर भी त्यागपत्र देते हैं बाद में कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। तो उनके जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। क्लियर हुआ। और देखिए तीसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उन्होंने जब ये त्यागपत्र जब यहाँ से देते हैं, तो यहाँ 1939 में क्या करते हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। शहीद एवं स्वराज का नाम ये यहाँ आने के बाद से, जब फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना करने के बाद से आगे जाते हैं जर्मनी के पास। जर्मनी के पास से जो 3 लाख सेना भारत की तरफ से लड़ रहे थे, इंग्लैंड के तरफ से, लेकिन भारत के सेना थे, इंग्लैंड की तरफ लड़ रहे थे। तो जर्मनी क्या किया था, वहाँ पे 60,000 लगड़ों सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को गिरफ्त कर लिया था। तो एडॉल्फ हिटलर से अपना सैनिकों को लेके आते हैं, और कहाँ पे, जापान में कुछ ट्रेनिंग कुछ बेसिक दी जाती है। उसके बाद से जापान ने उन्हें गिफ्ट में एक जमीन अपना देते हैं कौन, अंडमान निकोबार। वहाँ उस अंडमान निकोबार पे क्या हो गया, शहीद एवं स्वराज द्वीप नाम रखे थे अंडमान निकोबार का। उसके बाद अंडमान निकोबार आने के बाद से यहाँ पे जस्ट बगल में था सिंगापुर में अपना क्या कर लेते हो, आज़ाद हिंद सागर सरकार बना लेते हैं, अपना खुद का सरकार बना लेते, बोलते हैं आज हम यहीं से अब क्या करें, पूरी भारत के धीरे धीरे आज़ादी, आज से हम आज़ाद हैं। ठीक है, और उसके बाद से धीरे से बर्मा जाते हैं। यहाँ से आने के बाद सिंगापुर आने के बाद बर्मा जाते हैं। बर्मा म्यांमार में अपना आज़ाद हिंद पहले से फौज थी। उसके बाद से पूरी डिसिप्लिन के साथ आज़ाद हिंद फौज की गठन होती है, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह ने विचार दिया, आइडिया दिया। राष्ट्र बिहारी बोस ने उसका क्या स्टैब्लिश, संस्थापक करते हैं, जो 70 वर्ष काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा पदवी न संभालने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी 1942 में कमांडर बनते हैं। 1942 बनने के बाद ही धीरे धीरे यहाँ से क्या, दिल्ली, मणिपुर गए, इम्फाल में, वहाँ मणिपुर के इम्फाल में दिल्ली चलो का नारा बोले। ठीक है, उसके बाद से सबको अब आगे दिल्ली जाने ही वाले थे, फिर भी क्या हुआ था, उधर जापान सहयोग करने वाला था, लेकिन जापान में क्या हुआ था, बम गिरा देता अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को 1945 को, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तीनों देश से सपोर्ट नहीं मिल पाता, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण अब सुभाष चंद्र बोस की आगे करके बढ़ नहीं पाती। जब वापस आते हैं तो 9 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को, जो फार्मूसा जो तंगवान बोलते हैं अभी के टाइम में, उनका क्या मृत्यु हो गया। ठीक है, तब आज़ाद हिंद फौज में सैनिकों जो बचे थे उनके मुकदमा किया गया था लाल किला में, और तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो काटजू के वकील थे, इनको पैरवी करके क्या उनको बचा देते हैं, सजा माफ हो जाता है वायसराय के द्वारा। ठीक है, ये था अपना सुभाष चंद्र बोस जी के तहत में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी परिचय आपको मतलब कैसा महसूस हुआ? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको, सीआरपीएफ की भर्ती फिर से आगे आने वाली है, आपको जल्दी अपडेट करा दी जाएगी। और बीएसएफ 10 में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। बीएसएफ 10 में फार्म नहीं देखो, जाकर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीएसएफ 10 में फार्म आ रहे हैं, उसमें के उसका एग्जाम सिलेबस और पूरा रिलेटेड एक बार मैं एक वीडियो बना लूंगा, और टेस्ट सर्टिफिकेट से भी काफ़ी ज़्यादा डाउट रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नंदलाल हिस्ट्री रिसर्च सेंटर। ओके, जय हिंद।